Hello students, how are you everyone? I hope that you will be safe and happy at home and you will be following the guidelines of COVID-19. Today we are going to study a poem, Dust of Snow. It is written by Robert Frost. At first you must memorize the poem's name and its poet name. Okay? Dust of Snow, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. डस्ट का मीन क्या होता है? डस्ट का मीन होता है अ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग या फिर अ लिटिल पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डस्ट. ओके, यहाँ पे डस्ट किसकी है? स्नो की. स्नो का मीन होता है आइस. ठीक है, आइस सब जानते हो, बर्फ़. ठीक है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े. ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता दूँ, इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं, वो एक ट्री है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री. ठीक है, इसके नीचे से वो जा रहे होते हैं. ठीक है, तो उनका मूड क्या है? बिल्कुल सैड होता है. और उस हेमलॉक ट्री पर क्या है? एक क्रो बैठा हुआ है. ठीक है, तो जैसे ही पोइट उसके नीचे से गुजरते हैं, ठीक है, इसके नीचे से, हेमलॉक ट्री के नीचे से, तो क्रो क्या करता है? या तो वो फड़फड़ाता है या फिर उड़ कर जाता है या फिर आकर के बैठता है. ठीक है, तो उसकी इस हरकत से क्या होता है? इस स्नो की जो डस्ट है, ठीक है, यानी कि टाइनी पार्टिकल्स है इसके, वो पॉइंट के ऊपर गिर पड़ते हैं. ठीक है, तो जैसे ही पॉइंट के ऊपर गिरते हैं ये, तो पॉइंट का मूड क्या होता है? सैड होता है. ठीक है, तो वो सैडनेस में जा रहे होते हैं. तो जैसे ये टाइनी पार्टिकल उनके ऊपर गिरते हैं तो उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है. ठीक है, तो यही है एक छोटी सी पॉइंट, इसके बारे में बताया गया है. देखो हेमलॉक ट्री क्या होता है, इसमें बता रखा है. देखो, हेमलॉक अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. ठीक है, एक जहरीला प्लांट होता है, इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं. ठीक है, देखते हैं इस पोएम में. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, okay, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow, तो देखो, a crow which is sitting on a hemlock tree. At first I had told you, okay, the crow has shaken his body in the manner that the snow has fallen on the poet. ओके, यानी इस तरीके से उसने उस डाली को शेक किया. ठीक है, उस ब्रांच को शेक किया, जिससे क्या हुआ कि डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर जमा हुआ था वो पोइट के ऊपर गिर जाता है. ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. ठीक है, शुक डाउन. शुक डाउन क्या होता है? शेक का मीन होता है जैसे कि हिलाना डुलाना. ठीक है, तो हो सकता है, देखो इसको इस तरीके से समझते हैं हम, जैसे कि मान लो ये एक ट्री है. ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट है. ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज है और यहाँ पर क्रो बैठा हुआ. ठीक है, ये बैठा हुआ है. जैसे ही यहाँ पर इसके नीचे से पॉइंट निकलते हैं. ठीक है, ये पॉइंट जा रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे हैं. ठीक है, और ये क्रो अचानक से उड़ता उड़ता आकर के यहाँ पर बैठा, या फिर पहले से बैठा हुआ था तो फिर उड़ कर गया, या फिर वहीं बैठा बैठा वो उसने शैटरिंग किया. ठीक है, वो फड़फड़ाया. ठीक है, इससे क्या हुआ? ये डाली है वो क्या है, इसकी ब्रांच है वो इससे शेक हुई. ठीक है, शेक का मीन क्या होता है? हिलना. ठीक है, तो शेक होने से ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पॉइंट के ऊपर गिर गया. ठीक है, तो अचानक से ये इस पॉइंट के ऊपर गिरा तो उनका जो मूड था, ठीक है, सैड मूड था, वो एकदम से चेंज हो जाता है. देखो इसमें लिख रखा है, इस लाइन में लिख रखा है, देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड. देखो
पोइट कह रहे हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ। उन्होंने उस डस्ट ने क्या किया, उनके मूड को एकदम से चेंज कर दिया, ठीक है, उनके हार्ट को हैप्पी बना दिया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड, और यानी कि दिन का कुछ पार्ट, यानी कि दिन बीत गया था इसी सैड मूड में, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट था उसको इस डस्ट ने बचा लिया। कैसे? क्योंकि पॉइंट क्या है, जैसे कि मॉर्निंग सुबह से इनका मूड ख़राब था, ठीक है, तो हो सकता है वो 1 बजे के आसपास जा रहे हो, ठीक है, इस ट्री के नीचे से होकर के गुजर रहे हो, ठीक है, तो उस समय उनका मूड चेंज हो जाता है डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से। तो उनके जो बचा हुआ टाइम था, जैसे कि 1 बजे से बाद वाला समय, इवनिंग तक का समय, ठीक है, तो वो क्या है, बच जाता है, ठीक है, उसको बर्बाद होने से बचा लिया। किसने? डस्ट ऑफ स्नो ने, ठीक है। तो इसमें रूट का मीन क्या होता है, देखो इसमें लिख रखा है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि वो रिग्रेट करते हुए जा रहे थे, यानी कि किसी चीज़ में खोए हुए थे, पश्चाताप करते हुए जा रहे थे, ठीक है। तो हम चिंतित होते हैं तो क्या है, हम कुछ काम व्यवस्थित रूप से कर नहीं पाते हैं, ठीक है, तो यही है इस पोएम में। तो किस तरीके से पोइट का क्या है, मूड चेंज हुआ, ठीक है, वो बताया गया है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या है, देखते हैं, लिटरेरी डिवाइस, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम, ठीक है। राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोइम और सॉन्ग। राइम स्कीम एक तरह से पैटर्न होता है जो किसी भी पोइम या फिर सॉन्ग में होता है, उसकी जो लाइंस होती है उसके एंड में होता है, एक तरह का साउंड निकलता है, ठीक है, उसको राइम स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये राइम स्कीम को फिर हम क्या करते हैं, नेम भी देते हैं, ठीक है। तो नेम किस तरीके से देते हैं, देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो देखो हर लाइन के, प्रत्येक लाइन के जो लास्ट में वर्ड हैं उसको देखेंगे हम। देखो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, क्रो, ठीक है। यहाँ पर क्रो है, इसका साउंड कैसा आ रहा है, देखो क्रो, ओ का साउंड निकल रहा है, ठीक है, क्रो के साथ साथ, है ना, तो हमने इसका नाम दे दिया ए, ठीक है। तो देखो क्रो जैसा साउंड और कौन से वर्ड में आ रहा है, सभी लाइंस को देखो 1 by 1। शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे तो मी है, इसमें नहीं आ रहा है। स्नो, क्रो एंड स्नो, ठीक है, सेम साउंड है, तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, ए, ओके। तब देखो क्रो, स्नो, इस तरह का साउंड और किसी वर्ड में आ रहा है, हार्ट, मूड, पार्ट, रूट, नहीं आ रहा है, ठीक है। तब देखो सेकेंड लाइन का जो एंड में कौन सा वर्ड है, मी, ठीक है, तो ये अलग साउंड है, तो इसका हमने दे दिया बी, ठीक है। अब मी जैसा साउंड कहीं किसी और वर्ड में आ रहा है जी, इसमें ट्री में आ रहा है ना, इसको भी हमने क्या नेम दे दिया, बी, ओके। मी, ट्री, इस तरह का साउंड किसी और वर्ड में आ रहा है, देखो हार्ट, मूड, पार्ट किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो हार्ट, देखो ये नया साउंड है, तो इसको नाम दे दिया हमने सी, ठीक है। तो हार्ट जैसा साउंड किसी और वर्ड में आ रहा है, देखो पार्ट में आ रहा है सी, ठीक है। अब देखो मूड, इसको नेम दे दिया हमने डी, मूड, रूट, ठीक है, सेम साउंड है डी। अब देखो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी राइम स्कीम इसकी, है ना। देखो ये तो हो गया राइम स्कीम। अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, उसका नाम है एंजाम्बमैन, ठीक है, ENJAMB
MENT, एंजाम्बमेंट। ओके, तो एंजाम्बमेंट क्या होता है, देखो द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन और स्टेंजा। ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटेंस बोलते हैं उसका कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट लाइन दे रखी है, देखो द वे अ क्रो, तो यहाँ पे क्रो के बाद में ना तो कोई फुल स्टॉप है, ना कोई कॉमा है। ठीक है, ना कोई कॉलन है, ना कोई सेमी कॉलन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन के बीच में ना कोई कॉमा का यूज़ हुआ है, ना किसी चीज़ का यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर किसी का यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ होता है, एंजाम्बमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रो के बाद में कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, तो ये इन दो लाइन्स के बीच में किसका यूज़ हुआ है, एंजाम्बमेंट का। ठीक है, मे के बाद भी किसी चीज़ का कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ भी क्या है, एंजाम्बमेंट है। ठीक है, ऐसे कैसे इसमें भी एंजाम्बमेंट है। हार्ट, मूड, पार्ट, रूट, यहाँ कहीं भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं हुआ है, देखो कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रू आउट द पोएम क्या है, इसमें एंजाम्बमेंट का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है इसकी, द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अ पोज बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन और स्टेंजा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एंजाम्बमेंट। ठीक है, दूसरा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुआ है एलिट्रेशन। ठीक है, तो एलिट्रेशन क्या होता है, देखो द यूज़ ऑफ सेम लेटर्स और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ठीक है, एलिट्रेशन का यूज़ कहाँ हुआ है, देखो देखो इसमें हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ पे देखो बिगनिंग में हैज़ और हार्ट। ठीक है, एक ही लाइन में क्या है, बिगनिंग में क्या हुआ है, देखो हैज़ और हार्ट, बिगनिंग में सेम साउंड का यूज़ हुआ है, देखो हैज़ हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। वैसे कैसे देखो सेव्ड सम। ठीक है, यहाँ पे सेम लेटर का यूज़ हुआ है, एस। ठीक है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। ठीक है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, द यूज़ ऑफ द सेम लेटर्स और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ठीक है, यानी किसी वर्ड का बिगनिंग लेटर जो है वो सेम हो या फिर उसका साउंड सेम हो। ठीक है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ होता है, और वो भी क्या है, पास पास होना चाहिए। ठीक है, एक ही लाइन में होना चाहिए तो बेटर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे हैज़, ठीक है, यहाँ पे एच और यहाँ पे ये हैड। ठीक है, तो यहाँ भी सर सेम है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा दूर है। ठीक है, यानी कि दूसरी लाइन में है। हाँ, तो ये हो गया एलिट्रेशन। और इसमें तीसरा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, वो है आपके अजोनेंस। ठीक है, तो अजोनेंस का यूज़ कहाँ हुआ है, देखो अजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, लिख लेनी है। ठीक है, अजोनेंस इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड अक्रॉस अ लाइन ऑफ पोएट्री। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं प्रोमिनेंट ऑफ वोवल साउंड। ठीक है, यानी कि किस पोएट्री की किसी एक लाइन में किसी का वोवल साउंड का रिपीटेशन हो, तो वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ होता है, अजोनेंस। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर हुआ है, देखो यहाँ पे देखो शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन, यहाँ पे ओ साउंड का प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ओ साउंड कैसा है, वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट, वोवल साउंड है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट और वोवल साउंड इज कॉल्ड एजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एजोनेंस का यूज़ हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर यूज़ हुआ है, देखो द बेयर क्रो। ठीक है, बस ये यूज़ हुआ है और कहीं यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो